नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत ने चीन से सीमा पर तैनात उसके सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रखने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस की यात्रा के लिए आज प्रस्थान करेंगे। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय सप्लाई चेन सुनिश्चित करने का समर्थन किया है। अमरीकी राजनयिक ने कहा, उनका देश भारत को विश्व शक्ति बनाने में सहयोग का इच्छुक। कोल इंडिया लिमिटेड 2023-24 तक 500 परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगा। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व एजीआर का 1.4 लाख करोड़ का बकाया सरकार को देने के लिए 10 वर्ष का समय दिया। और भारत के सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने कहा है कि चीन की सेना ने 29, 30 और 31 अगस्त को उकसाने वाली कार्रवाई की, जबकि इस दौरान दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत जारी थी। भारत चीन सीमा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने हाल में चीन की उकसाने वाली और उत्तेजक कार्रवाई के बारे में राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए चीन से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि भारत ने चीन से आग्रह किया है कि वे अपनी सेना को अनुशासित और नियंत्रित करे, ताकि वह इस प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई न करे। भारत और चीन सीमा पर स्थिति को सुलझाने के लिए पिछले 3 महीने से सैन्य और राजनयिक माध्यमों से परस्पर बातचीत कर रहे हैं। उनके विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए हैं कि स्थिति को जिम्मेदाराना तरीके से सुलझाया जाना चाहिए और कोई भी पक्ष उकसाने वाली कार्रवाई न करे, तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुरूप सीमा पर शांति बनी रहे। प्रवक्ता ने बताया कि इसके बावजूद चीन ने इस सहमति का उल्लंघन किया और 29 तथा 30 अगस्त को पेंगोंग झील के दक्षिण तट के क्षेत्र में यथास्थिति में बदलाव की कोशिश की। भारत ने उकसाने वाली इस कार्रवाई का जवाब दिया और देश के हितों की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास यथोचित रक्षात्मक कार्रवाई की। प्रवक्ता ने बताया कि कल जबकि दोनों पक्षों के ग्राउंड कमांडर बातचीत कर रहे थे, चीन की सेना ने फिर से उकसाने वाली कार्रवाई की। भारत ने समय पर रक्षात्मक कार्रवाई कर यथास्थिति को बदलने की उसकी एक तरफा कोशिशों को नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवणे और मिलिट्री ऑपरेशंस के महानिदेशक के साथ चीन के मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक की। चर्चा का केंद्र बिंदु चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए द्वारा दक्षिण पेंगोंग इलाके में हाल की उकसावे की कार्रवाई के मद्देनजर भारत की भविष्य में की जाने वाली कार्य रूपरेखा रहा। सोमवार को चुशूल में पीएलए की उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई के बारे में भारतीय सेना और पीएलए के बीच ब्रिगेड स्तर की फ्लैग बैठक हुई थी। सेना ने बताया कि पीएलए सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के दौरान दोनों पक्षों के बीच बनी राजनयिक और सैन्य सहमति का उल्लंघन किया है। पीएलए ने 29 और 30 अगस्त की रात में यथास्थिति बदलने की उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई की। हालांकि भारतीय सेना ने पहले ही पीएलए की मंशा भांपते हुए जवाबी कार्रवाई की। इस बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि चीन दक्षिण और पूर्वी चीन सागर तथा भारत और भूटान के साथ लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बलपूर्वक कब्जा करने का तरीका अपना रहा है। वो दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के विवादास्पद क्षेत्रों में कब्जे की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। चीन ने उस क्षेत्र में अपने नियंत्रण वाले कई द्वीपों का सैन्यीकरण कर लिया है। ये क्षेत्र खनिज और तेल तथा प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध माने जाते हैं और वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। पेंटागन द्वारा जारी चीन 2020 से संबंधित सैन्य और सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के नेताओं ने अपने इन उद्देश्यों को पाने के लिए सशस्त्र संघर्ष की नीति अपना रखी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज रूस के मॉस्को रवाना होंगे। श्री सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के निमंत्रण पर मॉस्को जा रहे हैं, जहां वे संगठित सुरक्षा संघीय संगठन CSTO और CIS देशों की संयुक्त बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री का रूस के रक्षा मंत्री के साथ बैठक में आपसी सहयोग और द्विपक्षीय सहयोग तथा आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा का भी कार्यक्रम है। भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण भागीदारी है और श्री राजनाथ सिंह की इस यात्रा से राजनीतिक स्तर पर अहम आपसी विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। भारत ने भागीदार देशों ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अनुकूल, समावेशी और संतुलित व्यापार का माहौल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तीनों देशों के व्यापार और वाणिज्य मंत्रियों के साथ बैठक में अपने बाजारों को खोलने और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा संतुलित निवेश के वातावरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सप्लाई चेन को लचीला बनाने में क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए इस दिशा में नई पहल करने की इच्छा जताई। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहल सबसे उचित समय पर की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद की परिस्थितियों में इस क्षेत्र में सप्लाई चेन फिर से प्रभावी बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय सप्लाई चेन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने की व्यापक अवधारणा का समर्थक है। India is very focused to encourage our industry to be a part of global value chains. I had an engagement with Australia, Japan, and the three of us have agreed on a new initiative towards resilient global supply chains. अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि उनका देश भारत को ऐसी विश्व शक्ति बनाने में सहायता देने को तत्पर है जो विश्व की संपूर्ण सुरक्षा में सहयोगी होगा। अमरीकी विदेश उपमंत्री स्टीफन बेगन ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत को सर्वोत्तम रक्षा क्षमताओं के लिए सहयोग देना चाहता है। उन्होंने भारत अमरीका सामरिक और साझेदारी मंच की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित तीसरे भारत अमरीका नेतृत्व शिखर सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच साझेदारी पिछले 2 दशक में निरंतर मजबूत हुई है और उन्हें आशा है कि ये प्रक्रिया जारी रहेगी। बेगन ने कहा कि विश्व सुरक्षा से साझा लक्ष्यों वाले देशों के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए साझेदारी बनती है। श्री बेगन ने कहा कि विश्व स्तर पर भू राजनीतिक समीकरण और आर्थिक गतिविधियों का रुझान हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर बढ़ने से भारत और अमेरिका की साझेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि आज दोनों देशों के संबंध विश्व स्तरीय हैं, जिनमें विमान वाहकों से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैक्सीन शोध के क्षेत्र शामिल हैं। बेगन ने कहा कि 4 अमरीकी राष्ट्रपतियों और 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठते हुए पिछले 2 दशक में भारत अमरीका साझेदारी को मजबूत किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और नाइजीरिया के विदेश मंत्री जॉफ्री ओनियमा ने कल वर्चुअल माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की। 75 मिनट तक चली बातचीत के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों ने मैत्री और सहयोग पर आधारित दूरगामी, बहुआयामी और रणनीतिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अफ्रीका के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश नाइजीरिया के साझा मूल्य बहुलवाद, समावेशीकरण और सतत विकास हैं। दोनों विदेश मंत्रियों ने राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक, रक्षा और सुरक्षा, विकासपरक सहायता तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे व्यापक विषयों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने रक्षा प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्धन में अपने सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया कि आपसी सहयोग अब रक्षा उपकरण सहायता, चिकित्सा और रखरखाव सेवा, आतंकवाद के मुकाबले के लिए शोध और विश्लेषण तथा सूचनाओं और विचारों के नियमित आदान प्रदान तक विस्तारित हो गया है। दोनों विदेश मंत्री संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की अगली बैठक इस वर्ष अबुजा में आयोजित करने पर सहमत हो गए हैं। नाइजीरिया ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में भारत की ओर से हाल में दी गई चिकित्सा सहायता की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने नाइजीरिया के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण में भारत का निरंतर सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL देश में कोयला निकासी, आधारभूत संरचना, परियोजना विकास, अन्वेषण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों से संबंधित लगभग 500 परियोजनाओं को विकसित करने पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश का लक्ष्य भारत को कोयले के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और वर्ष 2023-24 तक 1 अरब टन कोयला उत्पादन करना है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने CIL के पक्षकारों की एक बैठक में कहा कि कंपनी के मामलों में सभी पक्षकारों की भागीदारी से परियोजना के जोखिम कम होंगे। उन्होंने बताया कि CIL अगले 3 से 4 वर्षों में अपनी 49 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में 2 चरणों में लगभग 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कोल इंडिया ने 15 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की भी पहचान की है, जिन्हें माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर MDO मॉडल के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। इसके जरिए कुल मिलाकर लगभग 34,600 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। बैठक में कोल इंडिया ने अपने पक्षकारों की ज्यादा भागीदारी के लिए कुछ रियायतों की भी घोषणा की है। खनन निविदाओं के लिए अनुभव मानक 65% से कम करके 50% कर दिया गया है, जबकि महत्वपूर्ण अनुबंधों में कार्य अनुभव मानक 50% तक कम कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने सीमांत लागत आधारित ब्याज दर MCLR में 1 वर्ष की अवधि के लिए 5 आधार अंक की कटौती की घोषणा की है। बैंक ने अपनी नियामक घोषणा में कहा कि उसने 1 साल की अवधि के लिए MCLR 5 आधार अंक घटाकर 7.30% कर दिया है। नई दर कल से लागू होगी। आवास, शिक्षा, वाहन इत्यादि सभी प्रकार के खुदरा ऋण और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम ऋण पर ब्याज दर अब रेपो दर से संबद्ध कर दिया गया है। इससे कर्जदारों को हर महीने की किस्त में राहत मिलने की उम्मीद है। उधर देश के सबसे बड़े ऋण प्रदाता पंजाब नेशनल बैंक ने सोमवार को अपने रेपो दर से संबद्ध ब्याज दर को 15 आधार अंक बढ़ाकर 6.80% कर दिया है, जिससे नए कर्जदारों के लिए ऋण महंगा हो गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। भारत ने चीन से सीमा पर तैनात उसके सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रखने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस की यात्रा के लिए आज प्रस्थान करेंगे। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय सप्लाई चेन सुनिश्चित करने का समर्थन किया है। अमरीकी राजनयिक ने कहा उनका देश भारत को विश्व शक्ति बनाने में सहयोग का इच्छुक है। कोल इंडिया लिमिटेड 2023-24 तक 500 परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगा। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व AGR का 1.4 लाख करोड़ का बकाया सरकार को देने के लिए 10 वर्ष का समय दिया। और भारत के सुमित नागल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व की करीब 1,43,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि अदा करने के लिए 10 वर्ष का समय दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, S. अब्दुल नजीर और M. R. शाह की पीठ ने केंद्र के इस आग्रह को मान लिया कि इन कंपनियों को भुगतान किस्तों में करने की अनुमति दी जाए, लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इन कंपनियों को बिना किसी पुनर्विचार के बकाया राशि का भुगतान करना होगा, क्योंकि उन्हें 10 वर्ष का समय दे दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इन कंपनियों को 31 मार्च 2031 तक वार्षिक किस्तों में बकाया भुगतान करना होगा और 10% की पहली किस्त 31 मार्च 2021 को देय होगी। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों, बैंकों और सरकारी वित्त व्यवस्था पर कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के प्रभाव को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया है। इस बीच देश में कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.94% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 65,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक लगभग 28,40,000 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या जुलाई के पहले सप्ताह के मुकाबले अगस्त के आखिरी सप्ताह में 4 गुना अधिक हो गई है। प्रभावी तरीके से नमूनों की जांच और रोगी के संपर्कों का पता लगाने तथा उपचार करने से बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.77% है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में साप्ताहिक प्रतिबंध कम करके केवल 24 घंटे का कर दिया गया है। इससे पहले सप्ताहांत 2 दिनों के लिए नियमित रूप से प्रतिबंध लागू हो रहे थे। मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि ये प्रतिबंध अब केवल शनिवार आधी रात से रविवार आधी रात तक लागू रहेगा। हालांकि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से राज्य में कोरोना जांच तेज करने और इसकी मौजूदा सीमा प्रतिदिन 1,49,000 से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 88% हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 11% अधिक है। पिछले 24 घंटों में 2,029 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1,928 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना से 15 लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या 709 हो गई है। राज्य में अब तक 1,21,601 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 15,954 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 33 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 1,335 कोरोना वायरस रोगियों को कल उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। अब तक राज्य में 49,992 लोग इस महामारी को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 14,072 सक्रिय मामले हैं। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,525 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 65,490 हो गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 32 मरीजों की मृत्यु के साथ मरने वालों की संख्या 1,426 तक पहुंच गई है। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि रियायतों के साथ प्रदेश में भी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए पुख्ता प्रबंधों के साथ और निश्चित संख्या में लोगों की उपस्थिति में 21 सितंबर के बाद कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। कार्यक्रमों के दौरान फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। अब रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा और इस दिन भी सामान्य दिनों की तरह ही गतिविधियां संचालित की जाएंगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 6 अगस्त को प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रखने के आदेश जारी किए थे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को हर शनिवार बंद रखने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने राजधानी भुवनेश्वर और उससे सटे कटक शहर में इस महीने 50% कर्मचारियों से काम चलाने का भी फैसला लिया है। केंद्र सरकार की पुनरीक्षित दिशा निर्देश के मद्देनजर राज्य सरकार ने जनजीवन को और ज्यादा सामान्य करने की फैसला किया है। इसके चलते अब दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और खुला रंगमंच आदि खुल जाएंगे। हालांकि आंगनबाड़ी समेत सभी शैक्षणिक संस्थाएं अगले दशहरा तक अवकाश में ही रहेंगे। इस माह के अंत तक धार्मिक अनुष्ठानों की दरवाजे भी भक्तों के लिए बंद रहेंगे। दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित कंटेनमेंट जोन्स में इसी माह के अंत तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए राज्य के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में 80% बिस्तरें सुरक्षित रखने के अपने पहले के आदेश को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि बिस्तरों की उपलब्धता से इलाज का बेहतर प्रबंधन होगा। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र राज्य सरकार के आदेश के अनुसार निजी अस्पतालों को सरकारी दरों पर ही मरीजों का इलाज करना अनिवार्य होगा। सरकारी दरों में मरीज द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की दर भी शामिल है। इसके कारण अस्पताल ऑक्सीजन के लिए अलग से शुल्क नहीं ले पाएंगे। नोटिफिकेशन में पीपीई किट की दरों का भी उल्लेख किया गया है, जो सामान्य वार्डों में प्रतिदिन 600 रूपये और आईसीयू और वेंटिलेटर सिस्टम में 1200 रूपये प्रतिदिन की दर से दी जाएगी। यदि इससे अधिक पैसे लिए जाते हैं तो अस्पतालों को स्पष्टीकरण देना होगा। साथ ही मरीज के बिल का भुगतान करने से पहले नियुक्त ऑडिटर द्वारा इसकी जांच की जाएगी। मेस्मा, आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम, संक्रामक रोग नियंत्रण एक्ट, बॉम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट और बॉम्बे नर्सिंग होम अधिनियम के तहत निजी अस्पतालों को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके कारण उपचार की दर को नियंत्रित करने के साथ कोविड-19 रोगियों को बेड प्रदान करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 1310 नए मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये अब 80.73% हो गई है। गुजरात में अब तक कोविड-19 के लिए 24,09,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से 78,070 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। राज्य में सामने आए संक्रमण के 1,310 नए मामलों में से सबसे ज्यादा 289 मामले सूरत शहर और जिले में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 145 और जामनगर में 97 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 97,745 हो गई है। राज्य में इस वक्त 15,796 सक्रिय मामले है, जिनमें से 92 मरीज वेंटिलेटर पर है। दूसरी ओर 1,131 रोगियों को कल विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की संख्या 78,913 हो गई है। कल 14 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,036 हो गई है। इस बीच कल अहमदाबाद के एक निर्माण स्थल से 125 श्रमिक कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चेन्नई में सेरो सर्वे के ताजा परिणामों से पता चलता है कि चेन्नई के लगभग 21.5% लोगों में कोविड-19 संक्रमण विरुद्ध एंटीबॉडी क्षमता होती है। इस बीच तमिलनाडु में कोविड से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,34,000 के करीब पहुंच गई है। कल 5,928 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि सक्रिय मामले 52,500 से कुछ कम हैं। चेन्नई में 18 जुलाई से 11 दिन की अवधि के दौरान सीरो जांच के लिए लगभग 12,000 नमूने एकत्र किए गए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य इम्यूनोग्लोबिन IgG नाम के एंटीबॉडी का पता लगाना है, जो SARS-CoV-2 वायरस से लड़ने का काम करता है। शहर में ICMR अनुसंधान प्रयोगशाला के राष्ट्रीय एपिडेमियोलॉजी संस्थान ने इसमें सहयोग किया है। कल शाम आए परिणामों में इस बात का पता चला कि महानगर में रहने वाले जनता में 21.5% लोगों में एंटीबॉडीज मौजूद हैं। निगम आयुक्त प्रकाश ने बताया कि एंटीबॉडीज की जितनी मात्रा अधिक होगी, वायरस का खतरा उतना ही कम होगा। हालांकि शहर की जनता में इसकी मात्रा में असमानता है। तोंदियारपेट जोन के कोडुकुपेट वार्ड में सबसे अधिक 50%, जबकि माधवाराम जोन के लक्ष्मीपुरम में सबसे कम केवल 2% एंटीबॉडीज मौजूद हैं। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ भवतारिणी। कर्नाटक और उत्तराखंड आपसी समझबूझ के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों राज्यों ने खेल, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में संबंध स्थापित किए हैं। उत्तराखंड ने कर्नाटक के लोगों को वन संरक्षण के लिए प्रेरित किया है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में अप्पिको आंदोलन छेड़ा गया था। अप्पिको पद चिपको का कन्नड़ा रूपांतर है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा 83 में कर्नाटक आए थे। उनके अनुभव से प्रेरित होकर उत्तर कन्नड़ा के गुब्बीगद्दे ग्राम के लोगों ने अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ किया। कड़से जंगल में पेड़ काटने वालों को रोकने के लिए 146 महिला, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों से चिपकना शुरू कर दिया। इस आंदोलन को काफी लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ और जंगल बचाने पर गौर किया गया। अंतिम में सरकार ने जंगल में हरे पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। गांधी दर्शन से संबंधित हमारी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। गांधी जी ने सदैव लोगों से अहिंसा का पालन करने को कहा और अपने जीवन में अपनाया।
गांधीवादी दर्शन इस बात पर भी अत्यधिक बल देता है कि अधिकारों की लड़ाई के दौरान हिंसा की स्वीकार्यता और आत्म पीड़ा को कायरता को बढ़ावा देने के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। महात्मा का मानना था कि कायरता रक्तपात से भी बड़ी हिंसा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा मानव जाति की एक अद्वितीय शक्ति है। वे मानते थे कि अहिंसा सत्य की खोज का मार्ग है और किसी भी दायरे से परे है। उनके जीवन में सत्य के प्रति अटूट आस्था का आकलन उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के शीर्षक मात्र से ही लगाया जा सकता है। अहिंसा में गांधी जी की गहरी आस्था भी उनके सत्य के साथ किए गए अनूठे प्रयोगों से ही उत्पन्न हुई थी। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों पर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा या बौछारें पड़ने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा, अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा का अनुमान है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के बीच बौछारें पड़ने की संभावना है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहने या एक दो स्थानों पर बारिश होने तथा बौछारें गिरने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज हुआ, अधिकतम तापमान 33 डिग्री रह सकता है। और गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने और साथ में बारिश होने की संभावना है। भारत के सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के ब्रेडली क्लाहन को हराया। दूसरे दौर में सुमित नागल का मुकाबला ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब देवेंद्र बताएं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी प्रियंका, सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रखे चीन, सीमा पर चीनी सैनिकों के घुसपैठ के प्रयास पर भारत की दो टूक को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने कामयाबी शीर्षक से लिखा है, भारत के कब्जे में दक्षिणी पैंगोंग, चीनी नियंत्रण से ऊंचाई वाला इलाका पूरी तरह मुक्त कराया। दैनिक जागरण ने बताया है, ब्लैक टॉप पर पहुंची भारतीय सेना, अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर सीधी निगाह रहेगी। नवभारत टाइम्स का कहना है, भारत का 3 चोटियों पर ऐसा कब्जा कि बौखला गया चीन। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ नाटो जैसा संगठन बनाएगा अमेरिका, चीन को घेरने के लिए बन रही योजना। नवभारत टाइम्स की खबर है, गहरी चोट खाई अर्थव्यवस्था में, अनलॉक से उम्मीद जगी, कल कारखानों ने पकड़ी रफ्तार, कारें भी ज्यादा बिकी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पंचतत्व में विलीन होने का समाचार राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी सहित सभी अखबारों में है। महिला आईपीएस को श्रीनगर में पहली बार कमान। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सीआरपीएफ ने अफसर चारू सिन्हा को आतंकवाद प्रभावित श्रीनगर सेक्टर की कमान सौंपी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा सीडीएस 2 के अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित, 196 सफल उम्मीदवारों की सूची जारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने चीन से सीमा पर तैनात उसके सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रखने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस की यात्रा के लिए आज प्रस्थान करेंगे। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय सप्लाई चेन सुनिश्चित करने का समर्थन किया है। अमरीकी राजनयिक ने कहा, उनका देश भारत को विश्व शक्ति बनाने में सहयोग का इच्छुक है। कोल इंडिया लिमिटेड 2023-24 तक 500 परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगा। और भारत के सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।